हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 24 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है। हमारे ऑप्शन है विक्रम विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या उपरोक्त सभी। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, सागर या रीवा। तो देखिए, इसका सही आंसर है सागर। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर सागर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए सागर जिले में तैयारी शुरू हो गई है। सागर का पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर गड़ाकोटा में बनाया गया है। यहाँ संक्रमित बच्चों के साथ उनकी मां भी रुक सकती हैं। कोविड सेंटर पर झूला घर, किड्स गेम की पूरी व्यवस्था है। बच्चे पढ़ाई भी कर सकते हैं, इसीलिए कोविड सेंटर को बच्चों के रूम जैसा तैयार किया गया है। डॉक्टरों की सलाह व सुझावों के बीच लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा क्षेत्र गड़ाकोटा में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, सागर जिले में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर बनाया गया है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला करंट का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 6 लाख। तो देखिए, इसका सही आंसर है 1 लाख। मध्य प्रदेश में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान एक बड़ा मुद्दा हरियाली और ऑक्सीजन भी बना। इसी को देखते हुए जिले में एक बार फिर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस बार नगर निगम भोपाल, राजधानी परियोजना प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से 1 लाख पौधे रोपने का अभियान चलाएंगे। बताया जाता है कि इसके लिए 3 संस्थाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त BS चौधरी कोलसानी ने बताया कि पौधारोपण अभियान के लिए योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 1 लाख पौधे का पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर की श्रेणी में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो देखिए, इसका सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर की श्रेणी में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व सूची में भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है। ठीक है, भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में स्थल कितने शामिल हैं, तो हमारे 1986 में खजुराहो शामिल हुआ था, खजुराहो, और 1989 में सांची शामिल हुआ था हमारा, और 2008 में हमारा भीमबेटका की गुफाएं शामिल हुई थी, भीमबेटका। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हाल ही में भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शामिल किए गए हैं यूनेस्को विश्व सूची में। और मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल हमारे 1986 में खजुराहो शामिल हुआ था, 1989 में सांची शामिल हुआ था और 2008 में भीमबेटका शामिल हुआ था। ठीक है, वो बात करें मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कब हुए थे, तो वो हमारे हुए थे 2020 में। याद रखना फ्रेंड्स, वो यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल हुए थे, शहरों की में, और ये स्थलों में, विश्व धरोहर स्थल में खजुराहो, सांची और भीमबेटका। तो उस स्थल में हमारे 3 ही शामिल है, भीमबेटका, सांची और खजुराहो।
और यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में हमारे ग्वालियर और ओरछा शामिल हुए थे 2020 में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए, जब अभी हाल ही में ग्वालियर को संगीत शहरों की श्रेणी में शामिल किया जाने की चर्चा चल रही है, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को विश्व पटल पर जल्द ही नई पहचान मिल सकती है। यह पहचान यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की संगीत श्रेणी में ग्वालियर को संगीत शहर के तौर पर शामिल किए जाने की है। इस सिलसिले में शनिवार को यहां जिला प्रशासन की भोपाल के साथ एक वर्चुअल बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद पर्यटन विभाग इस संबंध में केंद्र सरकार को सप्ताह भर में प्रस्ताव भेजेगा। ठीक है, तो चर्चा चल रही है ग्वालियर को संगीत शहर के तौर पर शामिल करने की। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने छोटे बड़े तालाब को रामसर साइट के अंतर्गत लाए जाने की तैयारी चल रही है। हमारे ऑप्शन है 4, 2, 8 या 9। तो देखिए, इसका सही आंसर है 8। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 छोटे बड़े तालाब को रामसर साइट के अंतर्गत लाए जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, 8, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल के बड़े और छोटे तालाब के बाद प्रदेश के 8 और वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी और अन्य पर्यावरणीय विशेषताओं के आधार पर रामसर साइट घोषित करने की कवायद शुरू हो गई है। एप्को के माध्यम से प्रदेश सरकार जिन 8 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कराने का प्रस्ताव तैयार कर रही है, उनमें इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर भी शामिल हैं। रामसर साइट का दर्जा मिलने पर इन जल स्रोतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है। इसके बाद इन जल स्रोतों और इनके कैचमेंट के पूरे पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर ऑर्गेनाइजेशन को देना होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 8 वेटलैंड। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को कार्यक्रम के माध्यम से कितने देशों में प्रसारित किया जाएगा। हमारे ऑप्शन है 40 देशों में, 70 देशों में, 30 देशों में या 50 देशों में। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 40 देशों में। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को कार्यक्रम के माध्यम से 40 देशों में प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 40 देशों में। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है, 40 देशों में मध्य प्रदेश द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को कार्यक्रम के माध्यम से 40 देशों में प्रसारित किया जाएगा। चलिए, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन को अब भारत समेत 40 देशों में टीवी पर देखा जा सकेगा। इसे बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले 4K इंटरनेशनल ट्रैवल चैनल ट्रैवल एक्सपी ने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित एक ट्रैवल शो 10 जिप्सीज है ये तैयार किया गया है। यह 28 मई 2021 को शाम 7:30 बजे ट्रैवल एक्सपी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि ट्रैवल एक्सपी के सहयोग से हमें दुनिया भर की यात्रा प्रेमियों तक पहुंचने की मदद मिलेगी और भी निश्चित रूप से पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 40 देशों में प्रसारित किया जाएगा मध्य प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल कार्यक्रम माध्यम से 40 देशों में प्रसारित किया जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला, ये देखिए फ्रेंड्स, अपन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण मई माह के कुछ इंपोर्टेंट दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह, जिससे एग्जाम में हम भूलें ना। तो देखिए, 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना
दिवस मनाया जाता है 16 मई को ही, और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना सशस्त्र सेना दिवस, ठीक है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय सशस्त्र सेना दिवस। संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को ही मनाया जाता है। 17 मई को हमारा दूर संचार दिवस मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है हमारा, और 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, और 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, दूर संचार और उक्त रक्तचाप दिवस, ठीक है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी जेल पुलिस, एमपी पीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए अपने स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विश्वविद्यालयों में से कौन भोपाल में स्थित नहीं है? हमारे ऑप्शन है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजा भोज विश्वविद्यालय या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा भोपाल में नहीं, जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम जबलपुर विश्वविद्यालय था। मध्य प्रदेश सरकार ने 1983 में इसका नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम 1983 में बदलकर रानी दुर्गावती इसका नाम कर दिया। पहले इसका नाम जबलपुर विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये हमारे जबलपुर जिले में स्थित है। बात करें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की, हमारे भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुलपति कौन है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति, तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर आरजे गुप्ता, आरजे राव इसके कुलपति हैं, ठीक है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति हैं कपिल देव मिश्रा, और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं आरजे राव। बात करें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की, तो ये भी हमारा भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में इसका उपनाम क्या है? तो आरजीपी भी इसका उपनाम है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। ध्यान रखना, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1998 में हुई थी, ठीक है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति कौन है? तो इसके हमारे कुलपति हैं डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, ठीक है। फ्रेंड्स, समझ में नहीं आए तो मैं जो बोलती हूँ आप लोग बोल के लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। बात करें राजा भोज विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। 1991 में राजा भोज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। आप लोग ध्यान, ये मध्य प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है राजा भोज विश्वविद्यालय। इसका नाम महान राजा प्रतिहार भोज के नाम पर इसका नाम राजा भोज पड़ा था। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्ला क्यों पड़ा? भोपाल के स्वतंत्रता सेनानी थे प्रोफेसर बरकतुल्ला के नाम पर इनका नाम बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पड़ा है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना सारे फैक्ट। एक बार मैं चारों को स्थापना और कुलपति रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ये ध्यान रखना। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1970 में। इसके कुलपति हैं प्रोफेसर आरजे राव, ये हमारा भोपाल में स्थित है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी हमारी 1998 में। इसके कुलपति हैं डॉक्टर सुनील कुमार, ये भी हमारा भोपाल में स्थित है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या 5 करोड़ तक है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना।
राजा भुज हमारा भोपाल में स्थित है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा 1956 में स्थापना हुई थी इसकी, और जबलपुर जिले में स्थित है। इसके कुलपति हैं प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा। ठीक, तो आप लोग ये चारों विश्वविद्यालय क्लियर हो गए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग सारे फैक्ट याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कलाकारों में से कौन कीलों के साथ अपनी कला के लिए जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है वाजिद खान, मुश्ताक अली, मोहम्मद बिलाल खत्री या शामी खान। तो देखिए इसका सही आंसर है वाजिद खान। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कलाकारों में से वाजिद खान कीलों के साथ अपनी कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वाजिद खान एक बहुत बड़े कलाकार थे। इनका जन्म कब हुआ था वाजिद खान का? तो इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1981। 10 मार्च 1981 को इनका जन्म हुआ था मंदसौर में। मंदसौर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। ठीक है, वाजिद खान विभिन्न कलाओं के रूप में जाने जाते हैं। छाया कला, नेल आर्ट, पत्थर पर कलाकारी, चित्रकार, मूर्तिकार और आविष्कारक, इन सब के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना ये बहुत बड़े कलाकार हैं। छाया कला, नेल आर्ट, पत्थर पर कलाकारी, चित्रकार, मूर्तिकार और आविष्कारक भी हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी आप लोग ध्यान रखना, वाजिद खान की नेल आर्ट का जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। वाजिद खान की नेल आर्ट्स का जिक्र। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, वाजिद खान की नेल आर्ट्स का जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नेल आर्ट्स का जिक्र है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। मैं इनके जन्म की डेट उनके आर्ट्स की रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ये ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1981 को, और वाजिद खान प्रसिद्ध कलाओं के रूप में जाने जाते हैं। छाया कला, नेल आर्ट्स, पत्थर कला का कलाकारी, चित्रकार, मूर्तिकार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो कि हमारे मंदसौर जिले के हैं, मध्य प्रदेश के। वाजिद खान की नेल आर्ट्स का जिक्र है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इनकी नेल आर्ट्स का जिक्र हुआ है, और लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नेल आर्ट्स का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एमपी पुलिस में पूछा गया है 25 जुलाई 2016 के एमपी पुलिस के पेपर में। ठीक है, तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमार? तो देखिए इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। आला लोकगीत बुंदेलखंड संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बुंदेलखंड संस्कृति का हिस्सा है आला लोकगीत। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। आला लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? तो यह गीत बुंदेली और अवधी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, बुंदेली और अवधी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, यह गीत बुंदेली और अवधी भाषा में लिखे गए हैं आला लोकगीत। ठीक है, यह गीत बुंदेल के दो भाइयों की वीरता की कहानियां हैं, आला और उदल। बहुत फेमस कहानियां हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुनी होंगी बहुत बार। आला और उदल के दो भाइयों की वीरता की कहानियां, तो उन्हीं के ऊपर ये आला लोकगीत गाए जाते हैं। दोनों भाई थे, आला और उदल, जिसमें से आला बड़ा भाई था और उदल छोटा भाई था। ये दोनों बहुत ही वीरता पुरुष थे, तो इन्हीं की वीरता की कहानियों के ऊपर ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, हमारे बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध आला लोकगीत हैं मध्य प्रदेश के। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है?
हमारे ऑप्शन है NH3, NH12, NH7 या NH8। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है NH8। इन निम्नलिखित में से NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। ठीक है, राजस्थान राज्य से गुजरता है, राजस्थान राज्य से। NH3 हमारा मध्य प्रदेश से गुजरता है, NH12 मध्य प्रदेश से गुजरता है और NH7 भी हमारा मध्य प्रदेश से गुजरता है। और NH3 हमारा मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग हमारा NH3 है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग हमारा NH3 है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। फ्रेंड्स, इसकी अलग से क्लास बनाई जाएगी राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो आप लोग इस क्लास में सारे राष्ट्रीय राजमार्ग के आप लोगों को समझ में आ जाएंगे और पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा किस जिले से गुजरता है, किन किन जिलों से गुजरते हैं और किस किस राज्य से गुजरते हैं, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग। तो आपके लिए एक अलग से क्लास बनाई जाएगी, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा जल्दी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, जिससे आपके सारे राष्ट्रीय राजमार्ग क्लियर हो जाएंगे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं छतरपुर, सांची, होशंगाबाद या सिवनी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है छतरपुर। जल बिहारी का मेला हमारा छतरपुर जिले में आयोजित होता है। छतरपुर हमारा सागर संभाग में पड़ता है, सागर संभाग में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि हमारा छतरपुर हमारा सागर संभाग में पड़ता है, सागर संभाग में छतरपुर। और जल बिहारी का मेला हमारा छतरपुर ज़िले में लगता है और ये अक्टूबर के महीने में लगता है, अक्टूबर के महीने में लगता है। 10 दिनों तक ये मेला लगता है। ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध मेला है जल बिहारी का मेला, अक्टूबर के महीने में 10 दिनों तक लगता है छतरपुर ज़िले में। और छतरपुर ज़िला हमारा सागर संभाग में आता है। ठीक है, और छतरपुर से ही हमारे हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं, हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं छतरपुर से। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ति कहा जाता है, जेजाक भुक्ति कहा जाता है चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण। ठीक है, छतरपुर के खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के प्रथम विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे यूनेस्को द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, 1986 में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। यहीं पर जल बिहारी का मेला लगता है और खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना, खजुराहो हमारा छतरपुर में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, बिखरे मोती किसकी पुस्तक है। हमारे ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कार्तिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की पुस्तक है। बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री थी। ठीक है, प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री थी। इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 सिवनी में। ठीक है, तो आप लोग इनकी जन्म की डेट याद रखना, 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। जन्म की डेट पूछ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद हमारा यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें अपन लोग, प्रसिद्ध पुस्तकों की, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक बिखरे मोती, बिखरे मोती इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उन्मादिनी, उन्मादिनी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र
ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आदि ऐसे इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, इनके जन्म की डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को सिवनी में हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप लोग डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए, और डेली क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहेगी। हम आपके लिए करंट के साथ साथ मई माह, हर माह के दिवस, जैसे अभी मई माह चल रहा है तो मई के दिवसों का रिवीजन करा रहे हैं, आगे आगे अलग अलग मंथ के दिवसों का रिवीजन भी कराते जाएंगे। और स्टैटिक जीके में हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आपके बहुत आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोग डेली ऐसी क्लास देखते रहिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जिसको भी हमारी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।